चला नहीं इसे, मुंह नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है जाइए हम पढ़ा। कुछ नहीं अभी। ठीक, चलो तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो सजीवों के लक्षण पढ़ रहे थे उसमें आज हम पढ़ेंगे श्वसन, है ना भैया। चलिए, तो सभी लोग जल्दी से आ जाओ, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, जानदार तरीके से, मजेदार तरीके से। चलिए, तो सभी प्यारे साथी जल्दी से आ जाओ, बच्चा लोग जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। ठीक है, चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? चले भैया, चलो भैया, नमस्कार नमस्कार सबको, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए, तो भैया आकाश गुप्ता क्या हाल चाल है? गणेश गरिमा कैसे हो? मंजे क्या हाल चाल है? सभी लोग बढ़िया। विकास क्या हाल चाल है? तो सभी प्यारे भाई बहन को नमस्कार 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 नमस्कार। चलिए, तो हम चाहेंगे कि सभी लोग बढ़िया तरीके से जुड़े और आगे बढ़े, है ना भैया। चलिए, तो सभी प्यारे भाई बहन को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। विष्णु सिंह क्या हाल चाल है? प्रदीप जी कैसे हैं? और खुशबू जी और आशीष जी, आजाद जी क्या हाल चाल है? ठीक है, चले भाई साहब, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बड़ी नहीं, कहाँ खत्म हो गया है ना। व्हाट इज लिविंग, और व्हाट इज लिविंग में हमने आपको पहले बता दिया था कि यहां तक बताया था कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। अब इसके आगे बताने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, ओके, तो श्वसन क्या होता है? तो अगर हम श्वसन की बात करते हैं तो श्वसन क्या है? तो हम कहेंगे सर, श्वसन या जो रिस्पायरेशन होता है वो कैटाबोलिक प्रोसेस होता है। रिस्पायरेशन है या कैटाबोलिक प्रोसेस होता है। रिस्पायरेशन क्या होता है भैया? कैटाबोलिक प्रोसेस है। क्या है भैया? कैटाबोलिक प्रोसेस है। कैटाबोलिक का मतलब होता है अपचयन है। क्या है दोस्तों? अपचयन है, अपचयन क्रिया है, या कह सकते हो कैटाबोलिक प्रोसेस है। अपचयन क्रिया है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर? कैटाबोलिक प्रोसेस है। क्या होगा साथियों? कैटाबो। अच्छा, कितना बच्चा है जो कैटाबोलिक प्रोसेस को अभी बता सकता है कि ये होता है? कैटाबोलिक प्रोसेस का डिफिनीशन अभी बता सकता है? कोई बच्चा ऐसा है जो कैटाबोलिक प्रोसेस को डिफाइन कर सकता है? जरा बताइएगा, कोई ऐसा बच्चा है जो कैटाबोलिक प्रोसेस को डिफाइन कर सकता है? बताओ भाई साहब, कैटाबोलिक प्रोसेस को डिफाइन कर सकता है कोई बच्चा ऐसा है? जरा बताइएगा, कैटाबोलिक प्रोसेस जो होगा उसको कोई डिफाइन कर सकता है? बताओ भैया, जल्दी करो। चलिए, अरे विकास कुमार, चैप्टर वाइज कब चैप्टर ना हुए? अरे भैया काहे एकदम लुल्लू जैसे बात कर रहे हो। चलिए, तो डिफाइन करो कैटाबोलिक प्रोसेस। हाँ, छोटे छोटे भागों में टूट जाना। क्या करना? छोटे छोटे भागों में टूट जाना। क्या बोलते भैया? छोटे छोटे भागों में टूट जाना। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा भैया, है ना। तो अब सुनिएगा, अगर आपसे पूछा जाए रिस्पिरेशन क्या होता है, तो हम कहेंगे रिस्पिरेशन होता है कैटाबोलिक प्रोसेस को सिंपल मतलब कॉम्प्लेक्स को सिंपल में तोड़ देना, है ना। अब जैसे हमारे शरीर की बात करते, हमको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए भैया? जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया, बहुत बढ़िया। शुभम, करण और क्या नाम है इनका, नारायण, बहुत बढ़िया आंसर दिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए, सभी लोग बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर हमने कहा जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम, मुलाकात नहीं है, तो जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए भैया? एटीपी चाहिए। क्या चाहिए? एटीपी चाहिए। ऊर्जा चाहिए कि नहीं चाहिए भाई साहब?
है ना। अब ऊर्जा का निर्माण कैसे हुआ ये जानना जरूरी है कि नहीं है, एक बार कमेंट करिएगा। ऊर्जा का निर्माण कैसे हुआ, है ना, तो ये जानना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, चलिए। अब इस ऊर्जा का जो निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ, जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ। क्या हुआ भैया, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ, ग्लूकोज का क्या हो भैया, ऑक्सीकरण हुआ। ऑक्सीकरण मतलब होता है ऑक्सीडेशन हुआ, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ, है ना। चलिए, अब ऑक्सीडेशन होता है तो आपको पता है क्या बनेगा हमारे बॉडी में, एटीपी बनता है। ठीक है, और क्या बनेगा भैया, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और क्या बनेगा भैया, एक चुल्लू पानी भी बनेगा। ठीक है, चलिए। तो अब हमारे शरीर में ऊर्जा जो बनता है वो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से बनता है कि नहीं बनता, बिल्कुल बनता है। और आपने पढ़ा होगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया, क्या बोलेंगे भैया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो होती है, वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो होती है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और रिडक्शन जो होता है वो हाइड्रोजन के, मतलब अपचयन अभिक्रिया होती है ना। चलो भैया, ओके। तो अब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ हुआ, हम लोग तुरंत बता देंगे सर। ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण हुआ वो कहाँ हुआ भैया, तो तुरंत किसका नाम ले लेते हैं हम लोग, बताओ भाई साहब। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम लेंगे कि नहीं लेंगे दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम ले लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम ले। अब जरा बताइएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को अगर ऑक्सीजन ना मिलता, माइटोकॉन्ड्रिया को अगर ऑक्सीजन ना मिलता तो क्या एटीपी बनता, नहीं बनता बेटा, नहीं बनता। तो इसीलिए हम लोग याद रखेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाना भी जरूरी है। अविरत मिश्रा आपका मुंह अगर दबा दे तो आप जिंदा रहोगे, नहीं रहोगे, मर जाओगे। क्यों मर जाओगे, क्योंकि क्योंकि आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगा, और जब ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण नहीं होगा, और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण नहीं होगा तो एटीपी नहीं बनेगा, और एटीपी नहीं बनेगा तो तुम जिंदा ही नहीं रहोगे, मर जाओगे। ऐसा है कि नहीं है, बताओ भैया। आजाद आलम अनुज कुमार जरा ध्यान से देखेगा, है ना। चलिए, अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बहुत अच्छा बताने जा रहे हैं, मजा आ जाएगा। पूछो का मास्टर साहब, तो जरा ध्यान से देखिएगा। हम लोग हैं, मर जाएंगे, तो इंसान जब मर जाता है तो उसकी बॉडी ठंडी हो जाती है, होती है कि नहीं होती है। जब इंसान मर जाता है तो उसका शरीर ठंडा हो जाता है, ऐसा है कि नहीं है, ऐसा है कि नहीं है भैया। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। सही बात है भैया, इंसान मर जाता है ना। तो जरा ध्यान से देखेगा, अगर हमने कहा कि कोई इंसान जो है वो मर जाएगा तो उसकी बॉडी ठंडी हो जाएगी। ठंडी क्यों हो जाएगी, क्योंकि भैया उसके शरीर के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगा, और जब ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो एटीपी नहीं बनेगा, और एटीपी नहीं बनेगा तो इंसान ठंडा हो जाएगा। क्योंकि एटीपी क्या है, उष्मा है, हीट है, हम पहले भी बताए थे, हीट है, उष्मा है, ऊर्जा है ना। तो याद रखना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो कोई भी लिविंग अगर रिस्पिरेशन नहीं करेगा तो वो मर जाएगा, मर जाएगा कि नहीं मरेगा भैया, बिल्कुल मरेगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, इस टॉपिक से सवाल खूब आता है, मजा आ जाता है। एक होता है एरोबिक रिस्पिरेशन, एरोबिक रिस्पिरेशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं वायुवीय श्वसन या वायुवीय श्वसन, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सी श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन भी कहा जाता है, या इसी को ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं। वायवीय श्वसन कहते हैं या ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं। एरोबिक समझिएगा दोस्तों, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, एनएरोबिक। एनएरोबिक को हम लोग क्या बोलते हैं, अवायवीय श्वसन कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया, अवायवीय श्वसन कहते हैं।
क्या बोलेंगे, अवायवीय श्वसन कहा जाता है। क्या बोलेंगे सर, अवायवीय श्वसन, अवायवीय या अनाक्षी श्वसन। चलिए, अनाक्षी श्वसन। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है ना। चलिए भाई साहब, अब मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा, ऐसे लिविंग, ऐसे सजीव जो ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं देन कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, यही तो होगा। और ऐसे सजीव जो बिना ऑक्सीजन लिए ही कार्बन डाइऑक्साइड फुस निकालते। मेरी बात समझ रहे हो, मतलब ऐसे लिविंग जो बिना ऑक्सीजन के जिंदा नहीं रह सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ऑक्सी शोषक कहते हैं। और एक ऐसे लिविंग जो बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह सकते हैं, उनको अनाक्सी या अवायवीय या एनारोबिक कहते हैं। बहुत बेसिक बात बता रहे हैं, ठीक है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर ये सब नहीं जानोगे। क्यों भैया आमिर? तो अवायवीय उनको कहते हैं जो बिना ऑक्सीजन लिए ही कार्बन डाइऑक्साइड निकालते रहे, है ना, ठीक है। ये विदाउट ऑक्सीजन सरवाइव करते हैं और ये इनको ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए। अब बताओ हम लोग किस में रखे जाएंगे, इसमें कि इसमें? सभी लोगों का कमेंट आना चाहिए, हम लोग किस में, मानो किस में रखा जाएगा, एरोबिक या एनारोबिक में रखा जाए? कमेंट करिएगा दोस्त, एरोबिक या एनारोबिक, सभी लोग बताइएगा, एरोबिक या एनारोबिक, बताओ भाई साहब। अरे यार इतना स्लो कहाँ बता रहे हो? मानव कहाँ रखा जाएगा, वायवीय श्वसन में कि अवायवीय श्वसन में? अमित बताओ भैया, मानव कहाँ रखा जाएगा, ह्यूमन, वेरी गुड, एरोबिक, एरोबिक, वाह 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 वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। एरोबिक में रखा जाएगा, किसमें रखा जाएगा, एरोबिक में रखा जाएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मानव कहाँ रखा जाएगा, इसमें, क्योंकि हमें चाहिए ऑक्सीजन देन कार्बन डाइऑक्साइड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। और इसमें कौन रखा जाएगा, तो याद रखना मेरे प्यारे साथियों, इसमें कौन रखा जा रहा है, तो हम कहेंगे सर इसमें रखा जाएगा बैक्टीरिया, जीवाणु का रखा जाएगा, जीवाणु या बैक्टीरिया रखा जाएगा इसमें। और कौन रखा जाएगा सर, और कौन रखा जाएगा, और कौन रखा जाएगा, तो हम कहेंगे सर कवक, कवक कवक, फंगाई, कवक या फंगाई, है ना। चलिए, अब मेरे प्यारे साथियों, सुना होगा खमीर या ईस्ट, सुने हैं कि नहीं सुने हैं, बताओ भैया, खमीर या ईस्ट क्या होता है? खमीर, अरे पाव रोटी खाए होंगे, डबल रोटी खाए होंगे, ब्रेड खाए होंगे, अरे इडली डोसा खाए होंगे, उत्पम खाए होंगे कि नहीं खाए होंगे भैया? बिल्कुल खाए होंगे। ईस्ट या खमीर जानते हो? तो ईस्ट या खमीर जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, यह एक कवक है, फंगाई है। क्या होगा भैया, कवक है या फंगाई है, कवक है या फंगाई है। ये क्या करता है कि ब्रेड, मतलब आटे में फर्मेंटेशन करता है, किण्वन करता है, मतलब एनएरोबिक रिस्पिरेशन करता है। क्योंकि इसी एनएरोबिक रिस्पिरेशन का दूसरा नाम क्या है पता है आपको? किण्वन भी है या फर्मेंटेशन भी है, किण्वन भी है और फर्मेंटेशन है, ठीक है। जब ये फर्मेंटेशन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालेगा कि नहीं निकालेगा? यस सर, निकालेगा कार्बन।
और यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बबल्स या बुलबुले की वजह से ब्रेड स्पॉन्जी हो जाता है। ब्रेड क्या होता है? स्टफी, स्पॉन्जी या स्वच्छता टाइप का हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, सर मास्टर साहब दही है, दही में क्या होता है? दही बोले तो कर्ड, कर्ड, कर्ड में क्या होता है भैया? गंध आता है। क्या वो गंध आता है? बदबू करता है कि नहीं करता? यस सर, गंधाता है ना, बदबू करता है। वजह क्या है? क्योंकि उसमें बैक्टीरिया होती है। दूध से दही बनाने वाली बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस एसेटी नाम की बैक्टीरिया होती है। और लैक्टोबैसिलस एसेटी नाम की जो बैक्टीरिया होती है वो क्या करती है? लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में बदल देती, फर्मेंटेशन करके। कसम उड़ान झल्ले की, बैक्टीरिया की वजह से दही में गंध आता है, क्योंकि बैक्टीरिया फर्मेंटेशन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालती है ना। तो याद रखना, जो गंध आता है दही में वो भी किसकी वजह से आता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, किसी प्यारे बच्चे को कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है भैया, चलिए बाकी एरोबिक रेस्पिरेशन के एग्जाम्पल में अगर देखेंगे तो भैया इसमें तो एनिमल्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया? एनिमल्स आ जाएगा इनके एग्जाम्पल। इनके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? एनिमल्स आ जाएगा, मतलब जंतु आ जाएगा। ठीक है, और क्या आ जाएगा भैया? प्लांट्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया? प्लांट्स आ जाएगा। प्लांट्स मतलब मास्टर साहब पादप आ जाएगा, प्लांट्स आ जाएगा, पादप आ जाएगा। ठीक है, चलिए इतनी बातें क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान दीजिए, अगर हम मानव की बात करते, मानव बोले तो ह्यूमन, ह्यूमन बोले तो चोंगा, है ना। चलिए भैया, ह्यूमन, मानव, क्या मानव शरीर में भी कहीं फर्मेंटेशन होता है? ह्यूमन बॉडी में भी कहीं फर्मेंटेशन होता है? किण्वन होता है? जरा बताओ भैया, मानव शरीर में भी कहीं किण्वन या फर्मेंटेशन होता है? कमेंट करो भैया जरा, फर्मेंटेशन होता है? सभी लोग बताइएगा, मानव शरीर में फर्मेंटेशन होता है? विष्णु कह रहे नोट सही से बना के दिया करो, काहे तुम बनाई लो तो को अंधेरिया जी बहू का। हमारे वहां बहुत अच्छे से नोट्स बना के दिया जाता है, जो बोर्ड्स पर लिखा जाता है वही नोट्स बना के दिया जाता है। ठीक है, बहुत अच्छे से नोट्स बना के दिया जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है, बताओ बाबू, मानव में फर्मेंटेशन होता है कि नहीं होता? मानव में फर्मेंटेशन होता है कि नहीं होता है? यस सर, होता है, होता है, होता है। पूछो कहाँ होता है, तो हम कहेंगे सर मांसपेशियों में होता है या मसल्स में होता है? मांसपेशी में होता है या मसल्स में होता है? कसम उड़ान झल्ले की कॉन्सेप्ट बता देंगे तो हिल जाओगे। पूछो क्या? हाँ। देखो भैया, हमारी मांसपेशियां या जो मसल्स होता है, हमारा मुंह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब दिख रहा होगा आपको, है ना। चलिए लाइट पड़ रही है, दिख रहे हैं हम कि नहीं दिख रहे? अच्छा अच्छा, थोड़ा पीछे रहेंगे तो गोरे दिखेंगे, है ना। चलिए ओके, थोड़ा अभी इसमें लाइट वाइट सिस्टम बनेगा ना आगे। ठीक है, चलो भैया ओके। ठीक है, अब मेरी बात सुनिएगा दोस्तों, यहाँ पर समझना है। देखिए हमारे शरीर के अंदर जो मांसपेशियां होती है, मसल्स होती है, उस मसल्स में ग्लाइकोजन स्टोर होता है। क्या स्टोर होता है? ग्लाइकोजन स्टोर होता है। क्या होता है भैया? ग्लाइकोजन स्टोर होता है। क्या स्टोर होता है भैया? ग्लाइकोजन स्टोर होता है। और ग्लाइकोजन क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। क्या है भैया? कार्बोहाइड्रेट है। ग्लाइकोजन क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। क्या है भैया? कार्बोहाइड्रेट है। अब आपके शरीर के अंदर, मतलब आपके बॉडी के अंदर अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, आपके बॉडी के अंदर अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई, है ना, तो मांसपेशियों में या मसल्स में क्या होगा? फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा ग्लाइकोजन का।
और जब फर्मेंटेशन होगा तो लैक्टिक एसिड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। वही लैक्टिक एसिड ज्यादा जमा हो जाता है तो बीमारी हो जाती है थकान वाली, है ना। तो लैक्टिक एसिड के जमाव से ही तो थकान होती है। बताओ भैया, तो जब बहुत ज्यादा आप काम करते हो उसके कंपैरिजन में आपको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो आप जल्दी थक जाते हो। क्यों? क्योंकि उस एनर्जी की पूरा करने के लिए वो फर्मेंटेशन करेगा, किण्वन करेगा, और फर्मेंटेशन करेगा मतलब एनएरोबिक रिस्पिरेशन करेगा, और एनएरोबिक रिस्पिरेशन करेगा तो पता है क्या बनाएगा? लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड। वही लैक्टिक एसिड जमा होगा और फिर हमें थकान का एहसास होगा। तो आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है कि भैया थकान क्यों होता है हमको, हमें थकान क्यों लगती है? तो हम सीधा सीधा बताते हैं थकान इसलिए लगती है क्योंकि लैक्टिक एसिड का जमा हो जाता है। सर लैक्टिक एसिड आया कहां से? तो लैक्टिक एसिड आया मसल्स में, जो ग्लाइकोजन होता है उसका फर्मेंटेशन होता है, किण्वन होता है। किण्वन क्यों हुआ, क्या मजबूरी रही? तो ऑक्सीजन की कमी जब हो जाती है हमारे शरीर में तो ऐसा देखने को मिलता है। ऐसी बातें समझ में आई है? कोई बच्चा ऐसा है जो उसको ये बात ना समझ में आई हो? ठीक है, चलिए ओके। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और आपके परीक्षा में पूछा जाता है कि जब भगवान इस दुनिया में पहला लिविंग बनाए थे तो क्या ऑक्सीजन था या नहीं था? यस या नो आंसर करिएगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन था या नहीं था? हम बस यस या नो बताइएगा, है ना। तो इस दुनिया में जब पहली बार भगवान लिविंग्स बनाए तो बताइएगा उस लिविंग में, हाँ, या लिविंग के समय ऑक्सीजन था इन्वायरमेंट में या नहीं था? ये बता दीजिएगा। किण्वन और फर्मेंटेशन यही होता है बेटा, इसी को फर्मेंटेशन भी बोलते हैं, इसी को किण्वन। चलो भैया, सबका आंसर आना चाहिए। चलो, है ना। आजम बताओ भैया, था कि नहीं था ऑक्सीजन? इस दुनिया में पहली बार जो लिविंग आया था तो ऑक्सीजन था या नहीं था? तो आपका आंसर आना चाहिए सर नहीं था। नहीं था। पूछो काहे? पहली बार दुनिया में ये वाला बना था, पहली बार दुनिया में ये बना था। तो ये बना तो इनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत थी? नहीं थी भैया। इनको कहाँ ऑक्सीजन की जरूरत है, ये बिना ऑक्सीजन के काम चला ले रहे हैं। तो जब दुनिया में पहली बार लिविंग आया था तो कौन सा लिविंग था? एनएरोबिक था। और एनएरोबिक को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। देखो भैया, हमने ऑक्सीजन को काट के रखा है, याद रखे ना। ऑक्सीजन इस दुनिया में तब आया, ऑक्सीजन इस दुनिया में तब आया जब पहला प्रकाश संश्लेषी मतलब फर्स्ट फोटोसिंथेटिक लिविंग, जिसका नाम था ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरी शैवाल, साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, वो प्रकाश संश्लेषण किया कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, पानी लेकर, तब जाके फुस फुस ऑक्सीजन निकाला, फिर जाके ऑक्सीजन लेने वाला ये लोग आए। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो दुनिया में पहली बार कौन आया? अवायवीय श्वसन वाले जीव आए। फिर प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीवधारी कौन आया? नील हरी शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी आया। जब उसने फोटोसिंथेसिस किया, प्रकाश संश्लेषण किया, तब प्रकाश संश्लेषण करने के बाद ऑक्सीजन रिलीज किया, और जब वो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में आ गया तब जाके ऑक्सीजन लेने वाले जितने भी हम जैसे लोग हैं वो आ गए। ठीक है, तो बहुत लोगों को लगता होगा अरे दुनिया में बिना ऑक्सीजन का कोई कैसे सरवाइव कर सकता है? कर सकते हैं, ये लोग कर सकते हैं। ठीक है भैया, तो आपसे पूछा जाएगा एकदम बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दुनिया में कौन सा ऐसा लिविंग है जो बिना ऑक्सीजन के सरवाइव कर सकते हैं? हम लोग सीधे बता देंगे भैया। ठीक है, चलिए ओके, इतनी बातें क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो इसलिए लगाए हैं। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। साइंस को यूं चुटकियों में समझा दे और बड़ी बड़ी गुत्थियों को सुलझा दे आसान भाषा में, उसी को एमडी क्लास कहते हैं।
ठीक है, तो इस MD क्लास पर आए हो, अद्भुत जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ रहा है? पक्का, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब समझ में आ गया पूरा कॉन्सेप्ट कि किसी को जिंदा रहने के लिए सांस लेना क्यों जरूरी है। ठीक है, अब आते हैं अगली बात, समझिएगा, पोषण या न्यूट्रिशन। पोषण या न्यूट्रिशन, क्या इस दुनिया में बिना खाए पिए कोई जिंदा रह सकता है? बताओ भैया, जैसे बेचारी खा रही है, क्या खा रही है भैया? बर्गर लग रहा है, पिज्जा लग रहा है, पिज्जा, है ना? चलिए, ठीक है, तो इस दुनिया में कोई बिना खाए पिए जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता है। चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे एनिमल हो, ये याद रखना, ऑल लिविंग्स हैव टू ईट, है ना? कुछ ना कुछ खाना पीना पड़ेगा, है ना? अब जरा ध्यान से देखिएगा, सर न्यूट्रिशन के मोड अलग अलग होते हैं। न्यूट्रिशन के मोड क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। कुछ लोग अपना खाना स्वयं बना के खा लेते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? स्वपोषी बोलते हैं। स्वपोषी बोले तो सर ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। क्या बोलते भैया? ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ठीक है, और कुछ लोग खाने पर डिपेंड होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं भैया? परपोषी कहते हैं। क्या बोलते हैं? परपोषी कहा जाता है। सर इसी को हम लोग हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। क्या बोलेंगे भैया? हेट्रोट्रॉफ्स कहा जाता है। क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। और स्वपोषी उनको कहते हैं जो अपना खाना स्वयं बना के खा ले, स्वपोषी कहलाता है। और इसमें आपका कौन आ जाएगा भैया? अरे ग्रीन प्लांट्स आ जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? ग्रीन प्लांट्स आ जाएगा, हरे पौधे आ जाते हैं, है ना भाई साहब? ठीक है, चलिए, और परपोषी की बात करते हैं, इसमें कौन आ जाएगा सर? एनिमल्स एंड बहुत सारी चीजें आ जाती है, इसमें जंतु आ जाएगा। तो जिंदा रहने के लिए खाना पीना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? खाना पीना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? खाना पीना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? यस सर, जरूरी है भैया। ठीक है, चलिए, अब आते हैं प्रजनन, रिप्रोडक्शन। ठीक है सर, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? प्रजनन क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो साथियों, अगर आपसे पूछा जाए प्रजनन क्या होता है ना, तो याद रखना, सभी सजीव, सभी सजीव, सभी सजीव मतलब ऑल लिविंग्स, सभी सजीव मतलब ऑल लिविंग्स, है ना? मोहित कह रहे से चैप्टर वाइज कब होगा? कहीं चैप्टर ना होए, एनसीईआरटी के पहले चैप्टर हुआ हुआ। अगर नहीं मन लग रहा है पढ़ने का तो ना पढ़ो, लेकिन यहाँ मास्टर को उंगली ना करो, मास्टर को पता है क्या पढ़ाना है ना? चलिए, तो सभी सजीव, सभी सजीव अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं। अपने जैसे, अपने जैसे संतान उत्पन्न करते, याद रखना, अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं, यह चीज आपको याद रहे। सभी सजीव अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की जैविक प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया है भैया? जैविक प्रक्रिया है। जैविक प्रक्रिया बोले तो बायोलॉजिकल प्रोसेस। क्या हो जाएगा? बायोलॉजिकल प्रोसेस। क्या बोलेंगे? बायोलॉजिकल प्रोसेस को क्या बोला जाता है दोस्तों? तो उसी को तो प्रजनन कहते हैं। इधर देखिएगा, सोना, सोना का बेटा मोना, सोना, सोना का बेटा क्या हो जाएगा? मोना, मोना का बेटा चांदी, है ना? तो अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए, तो जो प्रजनन या जनन या रिप्रोडक्शन होता है, उसका मतलब ये होता है कि कोई भी लिविंग, कोई भी सजीव अपने जैसे संतान पैदा करेगा। अपने जैसे मतलब कुत्ता है तो कुत्ता को पैदा करेगा, बिल्ली है तो बिल्ली को पैदा करेगा। कुत्ता बिल्ली को पैदा करने, बिल्ली हाथी को पैदा करने लगी, हाथी जाके डायनासोर को पैदा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की
क्या करते हैं भैया, क्षमता रखते हैं, उन्हीं को प्रजनन कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब कोई बताएगा कि सर रिप्रोडक्शन क्यों किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तब आप क्या बताओगे, इसका उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रजनन क्यों करते हैं, कोई बताएगा। चले भैया, ठीक है, ठीक है, इतनी बात तक क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि आखिर प्रजनन क्यों करते हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उद्देश्य ये होता है कि पीढ़ी को आगे बढ़ाना, पीढ़ी को आगे बढ़ाना, पीढ़ी को आगे बढ़ाना, पीढ़ी को आगे बढ़ाना। यस सर, यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपने जाति को बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है, बताओ भैया, अपने जाति को बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है, अपने अपने पीढ़ी को बनाए, अपने जाति को बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है, सबका आंसर आना चाहिए, प्रजनन जरूरी है। क्या जरूरी है, प्रजनन जरूरी है। क्या जरूरी है, प्रजनन जरूरी है, रिप्रोडक्शन जरूरी है। समझ में आ रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। तो अपने, है ना, पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, तो हम कहेंगे प्रजनन। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे सस्टेन, सस्टेन जनरेशन, जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत बढ़िया। अब यहीं पर दो तीन बातें मैं आपको बता दे रहा हूं, अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये कहीं और मिलेगा तो है नहीं, तो यहीं जान लो, ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा पूछा जाता है ना, कि जीवों में विविधता किसकी वजह से आई है, डाइवर्सिटी इन लिविंग किसकी वजह से आया है, रिप्रोडक्शन की वजह से, उद्विकास की वजह से, किसकी वजह से आया है, इवोल्यूशन की वजह से। तो हम बताएंगे भैया उत्परिवर्तन या म्यूटेशन की वजह से। तो डाइवर्सिटी इन लिविंग, जीवों में जो विविधताएं देखने को मिलती है, तो वो याद रखना किसकी वजह से देखने को मिलती है, तो हम कहेंगे सर वो देखने को मिलता है। बहुत बढ़िया। तो जीवों में जो डाइवर्सिटी, विविधताएं जो देखने को मिलता है, वो म्यूटेशन की वजह से, किसकी वजह से, म्यूटेशन या उत्परिवर्तन की वजह, मतलब जीन में बदलाव हो जाएगा तो लक्षण भी बदल जाएगा। क्या होगा, लक्षण भी। जैसे कौवा देखे होंगे, एक कौवा होता है ना, थोड़ा कम गोरा काला होता है, और एक कौवा तो बहुत ही काला होता है, एक कौवा थोड़ा बड़ा होता है, एक कौवा तो छोटा होता है। ऐसा देखा है कि नहीं देखा। बकरी देख लो, बकरी अलग अलग किस्म, गाय को ही देख लो, गाय अलग अलग वैरायटी के देखने को मिलती है। तो ये क्या है, जीन में बदलाव हुआ है, तो लक्षण भी अलग अलग है। ऐसा है कि नहीं है, ऐसा है कि नहीं है, ऐसा है कि नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा जाति को बनाए रखने के लिए सजीवों में क्या जरूरी है, तो बता दीजिएगा प्रजनन, ठीक है। दूसरा अगर पूछ लिया जाएगा कि जरा ये बताइएगा कि जीवों में विविधता किसकी वजह से आई है, डाइवर्सिटी, या कह सकते हो अलग अलग तरीके की आई हो, तो किसकी वजह से आया हुआ है, तो आप बता दीजिएगा भैया उत्परिवर्तन या म्यूटेशन, है ना। तो यहां पर हम लिखे दे रहे हैं कि अगर आपसे पूछ लिया जाए जैव विविधता का कारण क्या होगा, या सजीवों में विविधता का कारण क्या होगा, तब आप क्या बताओगे। सजीवों में विविधता, डाइवर्सिटी का जो कारण होता है ना, वो उसका क्या हो जाएगा दोस्तों, डाइवर्सिटी का जो कारण होता है वो म्यूटेशन होता है, या उत्परिवर्तन कहा जाता है। क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन कहा जाता है। क्या बोलेंगे भैया, म्यूटेशन कहते हैं, उत्परिवर्तन कहेंगे या म्यूटेशन कहा जाता है। चलो भैया, ओके, इतनी बातें क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ, दीपक कह रहे हैं कि सर
और दीपक कह रहे हैं सर लग रहा है रिकॉर्डेड क्लास तो नहीं देख रहे हैं। काहे रिकॉर्डेड क्लास है, पढ़ाएं ना, नाचें और बात करें आपसे तो तुम बड़े अच्छे माने जाओगे, तो तुम्हारी मन की बात रहेगी, तुम्हारे अनटेसेंट सवालों का जवाब दे, ठीक है, तो तुमको बड़ा अच्छा लगेगा कि बड़ा अच्छा मास्टर है, और पढ़ा देंगे तो उल्टी होने लगेगी तुमको। ये सब वर्ड कभी सुने हो, है ना, भक भक उल्टी होता है एग्जाम में अगर ऐसे नहीं पढ़ के जाओगे, है ना। चलिए, तो म्यूटेशन क्या होता है बेटा, समझिएगा, जीन में बदलाव होना। तो सडनली अगर जीन में बदलाव हो जाएगा तो लक्षण भी तो बदल जाएगा, लक्षण बदलेगा कि नहीं बदलेगा, तो अलग वैरायटी के जीव हो जाएंगे। तो ऐसे ही देखा होगा कि लिविंग अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो उसका मतलब होता है जीन भी उनके अलग अलग होते हैं। जीन अलग अलग अगर होंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, लक्षण भी अलग अलग हो जाएंगे, तो विविधताएं मतलब विविध प्रकार के हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो हर सजीवों में प्रजनन होता है, रिप्रोडक्शन होना चाहिए, ये बात आपको याद रखना, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। अब आते हैं अगली बात, सुनिएगा, एडॉप्टेशन क्या होगा भैया, एडॉप्टेशन, ठीक है। चलिए, क्या होगा भैया, एडॉप्टेशन, अनुकूलन, क्या बोलते हैं भैया, एडॉप्टेशन या अनुकूलन जिसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं, एडॉप्टेशन या अनुकूलन कहते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए, एडॉप्टेशन या अनुकूलन क्या होता है जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, एडॉप्टेशन या अनुकूलन। ऑल द बेस्ट विकास जी, आपका बहुत बहुत भैया शुभकामनाएं आपको। एडॉप्टेशन या अनुकूलन, सोच रहे होंगे हमने यहाँ पर क्या लगाया है, पोलर बियर लगाया है, क्या लगाया भैया, पोलर बियर लगा दिया है ना, मतलब ध्रुवीय भालू ये लगाया है, और यहाँ पर लगा अल हबीबी, है ना, कुछ समझ में आती, ये ऊंट लगाती, क्या लगाती भैया, ऊंट लगाती, ऊंट लगाती बोले तो कैमल लगाती, क्या लगाती भैया, कैमल लगाती। देखो भाई साहब, ये भी एक जानवर है और स्तनी है, क्या है भैया, जानवर है मतलब स्तनी है, मैमल है, ठीक है। चलिए, और इधर हबीबी का ऊंट भी क्या होती, तो बता देते, ऊंट भी क्या होती, स्तनी होती, मैमल होती, क्या होती भैया, स्तनी होती या क्या होती भैया, मैमल होती। तो क्या फर्क होती दोनों में, तो जरा ध्यान देती इधर, है ना दोस्त, ठीक है, ध्यान ये देती कि ये रहता है ठंडे स्थानों पर, कहाँ रहता है भैया, ठंडे स्थानों पर रहता है। तो ये पोलर बियर कहाँ रहता है, बहुत ठंडे स्थान पर रहता है, बहुत ठंडे जगह पर रहता है। और हबीबी ऊंट कहाँ रहता है, गर्म वाले स्थान पर रहता है। ऐसा है कि नहीं है, ऐसा है कि नहीं है, ठीक है। तो अब देखिएगा, दोनों जगह का क्लाइमेट अलग अलग है, तो बॉडी का स्ट्रक्चर और एडॉप्टेशन क्या है, अलग अलग है ऐसा कि नहीं है ऐसा कि नहीं है ऐसा कि नहीं है, बताओ दोस्त, दोनों अलग अलग क्लाइमेट में रहने वाले एनिमल हैं कि नहीं है, बताओ भैया। तो भगवान ने इन दोनों का स्ट्रक्चर भी अलग अलग बनाया है, इनके शरीर पर बहुत सारे बाल होते हैं, क्या होते हैं, बाल होते हैं, और बाल क्या करता है, जैसे हम लोग स्वेटर नहीं पहनते हैं ऊन वाला, वैसे भगवान ने इनको इनबिल्ट ऊन दे के रखा है। इनके पास भगवान ने क्या दे के रखा है, पानी का टंकी पीछे दे के रखा है, एक साथ, क्योंकि रेगिस्तान में तो पानी इतना होता नहीं है, तो वो पानी स्टोर करने वाला सिस्टम हुआ दे के रखा है, दे के रखा है कि नहीं दे के रखा है भैया। तो जो एनिमल जहां पर या जो पौधे जहां पर या जो लिविंग जहां पर पाए जाते हैं, उसी इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर लेते हैं, मतलब उसी माहौल में ढल जाते हैं। बताओ भैया, जो लिविंग जहां पाए जाते हैं उसी माहौल में क्या होते भैया, तो हम कहेंगे सर ढल जाते, उसी माहौल में क्या होते भैया, ढल जाते। बताओ भाई साहब,
किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, एक बार सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब लोग अपना स्टेट और अपने क्या नाम है जिले का नाम कमेंट में बता दीजिए कि आप लोग कौन से स्टेट से हो और कौन से जिले से हो। प्लीज सभी लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बताओ भाई साहब, कौन से स्टेट से हो और कौन से जिले से हो? भैया चलो भैया, सनउद्दीन शेख महाराष्ट्र से, बहुत बढ़िया। अरशद हुसैन बरेली से है। अच्छा, हरदोई से है। आबिद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से। सुल्तानपुर से गरिमा जी। आयु, अच्छा इतना स्लो। बिहार गया जिले से। हरदोई वेस्ट बंगाल से है। पानीपत छत्तीसगढ़ से। बिजनौर से है। जालौन से है। चलो भैया, एक एक कमेंट करो भैया। रायपुर से है। कानपुर से है। चलो बहुत बढ़िया। कानपुर देहात से हैं शिव कुमार जी। अप्पू आप भी बिहार से हो? चले भैया, चलो। छपरा जिले से है आजाद आलम। और क्या नाम है, नारायण कश्यप उत्तर प्रदेश यूपी 34। बागी बलिया से हमारे साथ सूरज भी जुड़े हैं, बहुत बढ़िया रितु जी। मतलब इतना तेज कमेंट जा रहा है कि पढ़ नहीं पा रहे हैं। जिसका चंदौली से हमारे एक कोई भाई साहब हैं। गिरिडीह से भी हमारे दोस्त हैं। झुंझुनू जिला राजस्थान से होंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश के दतिया से भी हैं। बरेली से भी हैं। छत्तीसगढ़, बनारस, गुजरात, पटना से भी हैं। चलिए, गोंडिया से हैं। अच्छा, आप कहाँ से हो? हम कहाँ से? जिला गोंडा। कटक से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आजमगढ़ से हमारे भाई साहब हैं। चलिए, बिहार मुंगेर से हैं। चलिए बहुत बढ़िया। मध्य प्रदेश, गुजरात, कटक, आज मऊ जिला है। छत्तीसगढ़ है। झारखंड नालंदा से है। बहुत बढ़िया। मतलब मैं ये इसलिए नाम लेना चाहते थे कि देखते हैं कि आप लोग अगर ज्यादा बाहर के हों तो मतलब लैंग्वेज का थोड़ा सा है ना, थोड़ा रुक रुक के बताए और एक एक शब्दों को थोड़ा और एलिबरेट करें, क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी हैं तो हिंदी टचअप है, तो उसको थोड़ा और इंग्लिश में लाने की कोशिश करेंगे, है ना। चलिए ठीक है, इसलिए मैंने चेक किया था। बहुत बच्चा कह रहा है सर आप क्या हो? आप क्या हो? आप अमेरिका कहता था ना तुम क्या हो, अब हम कहते हैं अमेरिका तुम क्या हो, है ना। चलिए ओके, तो उत्तर प्रदेश बना। बहुत बढ़िया भैया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से रूबरू होके। ठीक है, चलिए। तो जो एनिमल जहां पाए जाते हैं वही एनिमल जो होते हैं उसी चीजों में या प्लांट उसी में अडॉप्ट हो जाते हैं, है ना भैया। चले अब आते हैं, अगला है संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी। क्या होता है भैया? संवेदनशीलता या सेंसिटिविटी। चलो भाई साहब, ठीक है। खुशबू यादव जी भैया। चलो भाई साहब, राहुल चंबल से भैया। आओ आओ, अलवर से भाई साहब, बहुत बढ़िया। दमोह जिला। चलो भाई, सेंसिटिविटी या संवेदनशीलता। संवेदनशीलता को हम लोग बोलते हैं चेतना भी बोल देंगे। क्या बोलेंगे भैया? चेतना। चेतना को बोलते हैं कॉन्सियसनेस। कॉन्सियसनेस कहते हैं। संवेदना को क्या बोलेंगे? कॉन्सियसनेस भी कहते हैं। ये छुई मुई है, इसको बोलते हैं डोंट टच मी। हिंदी में बोलता मतलब वैज्ञानिक नाम है मुशिका प्रदेशिका, या जो भी कहा जाता है, नाम नहीं एग्जैक्ट याद आ रहा है। ठीक है भैया, चलिए। तो ध्यान से देखिएगा, सभी लिविंग में जितने भी लिविंग हैं सभी में चेतना होती है। क्या होती है भैया? चेतना होती है, संवेदनशीलता होती है। जैसे ये चाय है, चाय है, अभी चाय को लगाओगे हाथ तो गर्म है, पता चलेगा हमको, है कि नहीं है, और हमारा हाथ हट जाएगा, ऐसा है कि नहीं है। तो हमारा हाथ गर्म के प्रति संवेदनशील है कि नहीं है? बताओ भैया। जैसे ये चाय है, गर्म है, तो यहाँ जैसे लगा, है ना, चप्पल है, तो गर्म ठंडा इन सब का एहसास होता है कि नहीं होता? जरा बताइएगा, है ऐसा कि नहीं है? कुल मोहम्मद बताओ भैया, है ऐसा कि नहीं है? आशीष कुमार, मोहम्मद आसिफ, जरा बताओ। रजनीश नारायण, है ऐसा कि नहीं है? तो सभी लिविंग में संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी, कॉन्सियसनेस पाया जाता है, पाया जाता है। अब वो बात अलग है, वो बात अलग है कि एनिमल में ज्यादा होता है, प्लांट में कम होता है।
एनिमल में क्या होता है सर, ज्यादा होता है, और प्लांट में क्या होता है, कम होता है। रघु, समझ में है भैया, समझ में आ रहा है बॉस? ठीक है, राशि राशि रहसी कुमार, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है कि किसी भी लिविंग में संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी पाई जाती है। ये चीज आपको याद रखना है, ऐसा कि नहीं है दोस्त, है सब में होता है। अब सुनिएगा, जैसे आपको कोई सुई चुभाएगा तो पता चल जाएगा, कोई सुई चुभाएगा तो क्या होगा भैया रजनीश, पता चलेगा कि नहीं? पेड़ पौधा बेचारा जिंदा है, गर्म पानी ले जाओ डाल दो तो वो बेचारा जिंदा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। ठीक है, बस ये याद रखना है, यही चेतना सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। क्या है बच्चा? विशिष्ट लक्षण है। विशिष्ट लक्षण मतलब होता है सर यूनिक फीचर है। क्या है भैया? यूनिक फीचर है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। यही क्या है दोस्तों? यूनिक फीचर है। क्या है? यूनिक फीचर है। क्या होगा भैया? यूनिक मतलब विशेष लक्षण है। ठीक है, अब आते हैं आगे, उत्सर्जन, एक्सक्रीशन, है ना, उत्सर्जन या एक्सक्रीशन। ठीक है भैया, अनामिका कुमारी जी ध्यान दीजिएगा, उत्सर्जन या एक्सक्रीशन। ठीक है, फुल मोहम्मद ध्यान दीजिएगा, है ना, अमित, उत्सर्जन या एक्सक्रीशन क्या होता है जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए, जब हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, उपापचय क्रिया होती है, तो उस उपापचय क्रिया के बाद, मेटाबॉलिज्म होने के बाद कुछ चीजें बच जाती, खराब हो जाती, तो वो बाहर निकलता है निकलता है कि नहीं निकलता है? जल्दी बताइएगा, निकलता है कि नहीं निकलता है? जरा बताओ। तो बाहर निकलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बता दीजिएगा। उपापचय के बाद, क्या बोलेंगे? उपापचय के बाद, आफ्टर मेटाबॉलिज्म। क्या बोलेंगे? आफ्टर मेटाबॉलिज्म। हम क्या बोलेंगे सर? आफ्टर मेटाबॉलिज्म, उपापचय क्रिया के बाद, है ना, उपापचय क्रिया के बाद, है ना, उपापचय क्रिया के बाद। ठीक है, उपापचय क्रिया के बाद। ठीक है, चलिए, क्या होता है? जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है, क्या बनता है? अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थ मतलब होता है वेस्ट प्रोडक्ट। अपशिष्ट पदार्थ मतलब होता है सर, अरे वेस्ट या खराब चीज, अपशिष्ट प्रोडक्ट्स। शरीर से बाहर निकलना, शरीर से बाहर निकलना, शरीर से बाहर निकलना, आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी, इसी को क्या बोलते हैं? तो हम कहेंगे सर उत्सर्जन कहा जाता है। नारायण कश्यप, बहुत धन्यवाद भैया। अब शुभम जरा ध्यान से देखिएगा, हाँ बिल्कुल बहुत सही बात है। क्या नाम है? रिहब, क्या खाए का है बहू? चना खा के आए हो? चलिए, चलिए, मान लो किसी ने खाया प्रोटीन। क्या खाया? प्रोटीन। प्रोटीन टूटता है अमीनो एसिड में। किसमें टूटेगा सर? अमीनो एसिड में टूटेगा। और अमीनो एसिड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में टूटता है। इस नाइट्रोजन से अमोनिया बनता है। क्या बनता है? अमोनिया बनता है। क्या बनेगा भैया? अमोनिया बनेगा भैया। मंजी ध्यान दो बहु, अमोनिया बनेगा, है ना। अब इस अमोनिया क्या है? जहरीला पदार्थ है ना, जहरीली गैस है ना अमोनिया। अमोनिया क्या भैया? जहरीली गैस है। अब हमारे शरीर में जहरीली गैस है, उसको बाहर निकलने मांगता है ना, अगर बाहर नहीं निकलेगा तो इंसान मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा? तो अब ये अमोनिया किस में बदल जाएगा? यूरिया में बदल जाएगा, और यूरिया फिल्टर होकर क्या हो जाएगा? बॉडी से बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? उत्सर्जन या एक्सक्रीशन कहते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर, पंकज भाई ध्यान दो बाबू, है ना, हमारे बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होते, खराब चीजें होती, वो बॉडी से बाहर निकलने को ही क्या बोला जाता है? उत्सर्जन बोलते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं।
देखिए उत्सर्जन या एक्सक्रीशन सभी में होता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो चाहे क्या हो भैया एनिमल हो। बस फर्क क्या है, बस फर्क क्या है कि पेड़ पौधे में उत्सर्जन उनके पत्तियों से, सॉरी उनके छाल से निकलते हैं, जबकि अगर हम बात करेंगे एनिमल्स की तो एनिमल्स में क्या होता है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि एनिमल्स में तो उनके पास बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं ऑर्गन्स होते हैं या अंग होते हैं। ठीक है, चलिए तो उत्सर्जन या एक्सक्रीशन सभी लिविंग्स में पाए जाते हैं। अब आते हैं लाइफ साइकिल, जीवन चक्र। क्या होगा भैया लाइफ साइकिल या जीवन चक्र। तो आपको पता है सभी सजीव क्या होते हैं, जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं कि नहीं पैदा होते, पैदा होंगे, फिर क्या होंगे बच्चे बनेंगे, बच्चे बनने के बाद क्या होगा वो वयस्क हो जाएंगे, वयस्क होने के बाद क्या होंगे भैया प्रजनन करेंगे, क्या करेंगे प्रजनन करेंगे, अपने बच्चे को पैदा करेंगे, प्रजनन करने के बाद क्या होंगे वो वृद्ध हो जाएंगे, वृद्ध मतलब ओल्ड हो जाएंगे, ओल्ड होने के बाद मर जाएंगे, मृत्यु हो जाएंगे, है ना। तो सभी लिविंग पैदा होता है, थोड़ा बड़ा होता है और बड़ा होता है, प्रजनन करता है, बुढ़ा जाता है, फिर मर जाता है। इनकी हरकतें देखकर लगता नहीं है कि जवानी में एकदम तपतपा रहे हैं। देखिएगा ये गिरेंगे तो इनकी पावरोटी बिल्कुल टूट टाट जाएगा, टूटेगा कि नहीं टूटेगा दोस्तों, है ना। तो याद रखना दोस्तों, पंकज भाई जरा थम जाओ बाबू, पढ़ लो, हमको पता है आप हनुमानगढ़ से हो, राजस्थान के बहुत अच्छा जिला है और आप भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन पढ़ो, है ना। चलिए, है ना, तो ये चीज आपको याद रखना है। अमोनिया की वजह से सुआ 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 लाल, सुआ सुआ लाल वो अमोनिया की वजह से गंदा आता है। ठीक है, चलिए तो अब मेरी बात सुनिएगा दोस्तों, सभी लिविंग का क्या होता है चक्र होता है और अपने जीवन चक्र में वो समाप्त हो जाते हैं। जैसे एनसीईआरटी लिखता है, ये एनसीईआरटी की कटिंग है, एलिफेंट कितने साल तक जिंदा रहता है, गुलाब कितने साल तक जिंदा रहता है, कुत्ता कितने साल तक जिंदा रहता है, बटरफ्लाई, कौवा, बनाना ट्री, गाय, पैरेट, है ना, क्रोकोडाइल, हॉर्स, फ्रूट फ्लाई, और क्या होगा राइस प्लांट, टॉर्टॉइस और बैनियन ट्री, है ना। तो इन ये एनसीईआरटी की कटिंग है और ये एनसीईआरटी की कटिंग हम इसलिए ले आए हैं, क्लास 11th का ये एनसीईआरटी है, क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी। ठीक है, और चैप्टर नंबर पहले में ये दिया गया है और इन सभी का होमवर्क आप लोगों के पास रहना चाहिए कि किसका जीवन काल कितना होता है। देखिए कुछ का तो जीवन काल लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है बटरफ्लाई, तितली का जीवन काल 1 से 2 सप्ताह होता है, कौवा 15 साल जिंदा रहता है, ठीक है, और मगरमच्छ 60 साल जिंदा रहता है। सुग्गा, सुग्गा बोले तो तोता, क्या होगा भैया तोता, तोता तोता तोता, है ना, तोता जो है 140 साल जिंदा रहता है, ठीक है, और टार्टवाइस कछुआ जो है 100 से लेकर 150 साल जिंदा रहता है। ठीक है, तो मतलब कह सकते हो कि भैया इन सब का जीवन काल कितना होता है, जो बच गया है वो आप लोग होमवर्क बता दीजिएगा, कुत्ता कितने साल तक जिंदा रहता है, और आपका क्या होगा एलिफेंट, रोज, बनाना ट्री, और गाय कितने साल तक जिंदा रहती, घोड़ा है, राइस प्लांट है, बैनियन ट्री है। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा कि भैया बताओ इनका जीवन काल कितना होता है। अब आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, उसका आंसर आपको कैसे देना है। ठीक है, आपसे केवल इतना पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि सजीवों का विशिष्ट लक्षण क्या होगा, सजीवों का विशिष्ट लक्षण क्या होगा, विशिष्ट लक्षण क्या है, तब आप क्या बताओगे, सॉरी सजीवों का विशिष्ट लक्षण क्या है, क्या बताओगे आंसर, सजीवों का विशिष्ट लक्षण क्या होगा। आपका ऑप्शन है हो जाएगा पहला प्रजनन, दूसरा बी हो जाएगा आपका श्वसन, तीसरा हो जाएगा आपका मतलब सी ऑप्शन हो जाएगा पोषण, और
डी ऑप्शन हो जाएगा आपका चेतना। अब बताओ भैया आंसर क्या हो, बताओ भैया सजीवों का विशिष्ट लक्षण क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा। सजीवों का विशिष्ट लक्षण क्या बताओगे दोस्त, सजीवों का विशिष्ट लक्षण। चलिए, तो जिन्होंने चेतना बोला है वही सही है, वही सही, अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं, है ना। अब सोच लो कितना घटिया आप पढ़ाई करते हो कि अभी थोड़ी देर पहले बताई हुई बात को नहीं याद कर पा रहे हो। थोड़ी देर पहले बात बताई गई थी, ये बताया था विशिष्ट लक्षण यूनिक फीचर है, ठीक है, सोच लीजिए। और बनते हो बड़े नेता कि ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं वैसा। कॉन्शियसनेस या चेतना, डी इज द करेक्ट आंसर। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं, कल लेकर आएंगे चैप्टर का नाम रहेगा जीवों में विविधता या जीवों का वर्गीकरण, है ना। ये एनसीईआरटी चैप्टर जो होगा वो क्लास 9th का होगा, और यहाँ देंगे पहला चैप्टर जो स्टार्ट होगा रेगुलर वाला, जीवों में विविधता या जीवों का वर्गीकरण। ठीक है, तो मिलते हैं कल, धन्यवाद, जय।